नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। शहर है जयपुर। मेरे साथ हैं गोविंद पारिक जी। गोविंद जी, जयपुर की सड़कों से घूमते हुए मैंने और आपने देखा चुनाव आने के पहले जो प्रचार की दृष्टि से पोस्टर्स दिखते हैं तो ज़्यादातर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। या तो उनकी गारंटी की बात हो रही है या विकास भी, विरासत भी बात हो रही है। तो बाकी का कोई नेता हो भारत में, बल्कि मुझे अभी विपक्ष के भी कोई अधिक पोस्टर दिखाई नहीं दिए। तो क्या लग रहा है, पूरा भारत के अभी का जो मूवमेंट है उसकी धुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो लोकसभा चुनाव भारत में होने वाले हैं, 2024 लोकसभा चुनाव, उसकी धुरी पूरी तरह से केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रवाद के ऊपर आश्रित है। बीजेपी का प्रयास यह है कि ये कहीं वापस जो जातिवाद पर आधारित नहीं हो, क्षेत्रीयतावाद पर आधारित नहीं हो, भाषा के आधार पर आधारित नहीं हो। इसका भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी कि निश्चित रूप से ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हो। प्रधानमंत्री मोदी और साथ में राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदुत्व भी, वो भी एक एजेंडा है कि राम मंदिर बनाए। तो मुख्यतः मुद्दा यही है। और रही बात प्रचार प्रसार की, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक जितना प्रचार प्रसार हुआ है वो पूरी तरह से अभी तक जितना भी चल रहा है वो सारा का सारा भाजपा का ज़्यादा चल रहा है। आपको ये भी याद होगा कि कांग्रेस का तो अभी तक खाता भी बंद था, सीज किया हुआ था, तो उनका प्रचार प्रसार उस वे में शुरू भी नहीं हो पाया है। और जहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस समय जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी के होर्डिंग्स मुख्यतः हैं। और जो लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो उतना महत्व नहीं रख रहे इस समय केवल राष्ट्रीयता का मुद्दा और प्रधानमंत्री का चेहरा, इन्हीं चेहरों के ऊपर केंद्रित है ये चुनाव। तो प्रधानमंत्री के चेहरे की बात को लेते हुए और मोदी जी की अपनी एक ठसक है, उनकी अपनी एक गरिमा है, उनके पास वक्तृत्व कला है और अलग अलग विषयों पर वो जिस अधिकार के साथ में बात करते हुए कभी एक नूतन दृष्टि देते हैं, कभी कुछ नई सूचनाएं भी बांटते हैं रसमय ढंग से, तो उसका अपना एक प्रभाव है। पर फिर भी ऐसा लगता है कि जो सारी प्रतिभा का एक प्रवाह है वो एक व्यक्ति विशेष तक केंद्रित हो, ऐसा लगे। वो सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं वो प्रेरक बातें करते हैं, वो छात्रों से भी संबोधित होते हैं। अब इस बात पर से मैं दूसरी तरफ जाता हूँ और बहुत संक्षेप में, ये जो हालात बने हैं जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस समय में जेल में पहुंचना, हालांकि उसके पीछे एक पूरा लंबा इतिहास है, वो कई बार समन ईडी के गए वगैरह, पर आपको क्या लगता है राजनीतिक दृष्टि से इस सब का क्या असर पड़ता दिख रहा है? अशोक जी, जो मैं महसूस करता हूँ कि जो लोग कट्टर मोदी भक्त हैं उनके लिए तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो कई सारी चीज़ों के ऊपर बहुत गहराई तक जाकर के मसलों की जानकारी रखना चाहते हैं, गहराई तक विश्लेषण करते हैं, और उन सब का ये भी लगता है उनको कि ठीक लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले जब पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, उस प्रोसेस के दौरान अचानक ईडी अपने नवे संबंध के बाद अरेस्ट करती है। अरेस्ट नो संबंध पहले गए या तो उस समय भी हो सकता था या बाद में भी हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो इससे बाधित तो होती है कि प्रमुख नेता विपक्ष के वो जेल में है, दो मुख्यमंत्री जेल में है, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हुए हो, आरोप अभी सिद्ध हुए नहीं हुए वो आगे की बात है। लेकिन अभी जिस तरह का परिवेश और माहौल है और साथ में ईडी का और सीबीआई का वो भी एक डर लोगों के मन में है कहीं न कहीं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग ये मानेंगे कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो वो किसी समय विशेष की प्रतीक्षा क्यों करें, अभी क्यों न कार्यवाही की जाए, और उनको इतना समय दिया गया था। तो दोनों तरह से सिक्के के दो पहलू की तरह देखा जा सकता है। पर हम थोड़ा और आगे चलते हैं और जो चुनाव और अब के बीच में बहुत लंबा समय नहीं रह गया है, लेकिन अधिकतर मैंने राजस्थान में खास करके लोगों से बात करते हुए सुना कि उनको लगता है जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं वो तो श्योर विनर्स हैं। तो उससे क्या होता है कि एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनको भी लगे हम तो जीते हुए हैं। तो कुल मिला के ये पलट भी सकता है अगर वो ईमानदारी से, निष्ठा से जो करना चाहिए मतदाताओं को रिझाने के लिए और पोलिंग बूथ तक लाने के लिए, अगर वो नहीं करेंगे तो उस दृष्टि से क्या हलचल आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो इतना महत्व रख भी नहीं रहे, और जिस तरह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो चयन हुआ है, जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनके चेहरों को देखने के बाद भी ये स्पष्ट हो रहा है कि वो उतना महत्व नहीं रखते। महत्व राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री का चेहरा खासतौर पर वो महत्व रखता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है
कि इनका काडर बहुत मजबूत है। मजबूत काडर केवल अपनी पार्टी के लिए, अपने सिंबल के लिए काम कर रहा है, वो लगातार काम करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये यहाँ भी ऑलमोस्ट ये तय सा लग रहा है कि विपक्ष में उतना जितना कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास होना चाहिए वो कहीं न कहीं उसकी कमी भी झलक रही है, चाहे वो नेतृत्व का संकट हो या आर्थिक संकट हो या और बिखरा हुआ विपक्ष हो। इंडिया अलायंस बना लेकिन वो अभी भी उसमें बहुत बिखराव है। तो ये कई सारे कारण हैं, उन कारणों को देखते हुए एक जो सीधी टक्कर की भूमिका, हालांकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनावों के दौरान यानी पिछले 10 साल के दौरान ये सारी की सारी सीटें 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती रही हैं। तो परिवेश उस तरह का है, अभी भी वातावरण लगभग वैसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बात तय है कि जिस तरह के कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हुए हैं उसको देखते हुए कहीं छोटा मोटा उलटफेर होने की संभावना तो निश्चित रूप से है। और जिस तरह का प्रयास कांग्रेस ने भी किया, दूसरे विपक्ष के लोग भी उनके साथ मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लगभग 2 सीटें तो विपक्ष को दे ही दिया, तीसरी सीट भी संभावना है कि वो भी शायद अपने साथी अलायंस को ही दे दें। एक कम्युनिस्ट पार्टी को दी है सीकर की सीट और एक सीट नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन वो भी संभावना है कि अपने अलायंस पार्टनर को वो सीट दे दी जाए। तो कांग्रेस जो अब तक हमेशा 25 सीटों पर चुनाव लड़ती जा रही है, लेकिन अभी एक तरह से 23 और हो सकता है 22 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ेगी। तो चलिए हम बातचीत के समापन की तरफ ले जाएंगे। उससे पहले एक तो ये स्पष्ट लगता है कि जब मैं भारत से बाहर रह के भारत की राजनीति और मोदी जी के प्रभाव के बारे में सुनता पढ़ता हूँ वहाँ के लोगों से, तो ऐसा लगता है जितना अधिक उत्साह मोदी जी के नेतृत्व को लेकर भारत से बाहर, भारत से प्रेम करने वालों में है, भारत में शायद उतना अधिक सब में नहीं दिखाई देता है। और स्वाभाविक भी है, जीवन अपने हिसाब से चलता रहता है, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, उनको क्या मिल रहा है उसके बारे में सीधा सीधा तो यहाँ पे भारत की भूमि में ही पता लगता है। और सबकी अपेक्षाएं करोड़ों लोगों की कोई भी पूरा कर पाए ये संभव लगता नहीं। पर समापन प्रश्न की तरफ जब मैं जा रहा था तो पहले तो अब की बार मोदी सरकार था, फिर एक बार मोदी सरकार था, अब की बार है कि अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार वाला जो आंकड़ा है वो एक तरफ उत्साह बढ़ाने के लिए तो एक अच्छा अंक है, पर व्यावहारिक दृष्टि से आपको क्या लग रहा है, 400 पार होने की दिशा में बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास, जोश और उत्साह भरने के लिए उनको और ज़्यादा बड़ा टारगेट दे करके इस पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर के आए और युवाओं में, उनके कार्यकर्ताओं में पूरा जोश और उत्साह हो कि अब की बार 400 सीटें जीतनी है। लेकिन वास्तविकता दूसरी भी रहती है कि जब लगातार 10 साल तक सरकार बनने के बाद फिर एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की संभावनाएं उसकी भी रहती है कि जब आपने चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी और तरह के विकास की बात हो, विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों की बात हो, आर्थिक परिदृश्य हो, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिससे कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति का प्रभावित होना स्वाभाविक होता है। कुछ लोग जातिगत गणनाओं में आधारित के ऊपर भी हो जाता है, जाति, संप्रदाय, भाषा, साउथ नॉर्थ, कई तरह की चीज़ें अलग अलग साथ में रहती है। लेकिन इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन उन इश्यूज में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, ये राष्ट्रवाद पर और हिंदुत्व के ऊपर और मोदी जी का चेहरा, अभी विपक्ष इन मुद्दों को हटा करके किसी दूसरे मुद्दों को लाने की तरफ अभी तक तो सफलता प्राप्त नहीं हो कर पाया है। तो बहुत ही सार्थक विश्लेषण आपका है और अंतिम शब्द आपके पास जो आने वाले हैं, जो कुछ भी आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें। पर मोटा मोटी बात यह है कि भारत पहले के मुकाबले में बहुत बदला है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम विकास की दृष्टि से देखें तो भारत में पहले दिखती नहीं थी। चाहे मार्केटिंग के लिहाज से आप ले लें, चाहे जिस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं, चाहे पर्यटकों के लिए सुविधाएं हैं, जिस तरह की गाड़ियाँ हैं, पूरा जीवन शैली बदल गया। यानी ये भारत के अंदर मोटा मोटी कोई अमेरिका भी जी रहा है तो कोई गांव वाला भारत अभी तक बचा हुआ है। तो भारत अभी मुझे लगता है क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति के वैभव के साथ का जो एक मेधा थी ऋषियों की, वो भी कहीं हवा में आपको दिखाई दे जाती है। पर कई इस तरह की सोच भी दिखती है जो अमेरिका या यूरोपीय राष्ट्रों में जिस तरह के हम आधुनिक युवक युवतियां देखते हैं, वो उनको भी पीछे छोड़ने वाले युवा भी यहाँ हैं। तो ये एक मुझे लगता है स्टेट ऑफ फ्लक्स हमेशा ही रहता है। तो प्रवाहमान राष्ट्र है, पर हमारी ये प्रार्थना होगी कि ये नेतृत्व ऐसा मिले
कि एक समन्वित सूत्र लेकर भारत आगे बढ़े। समापन शब्द आपके। आपने सही कहा कि भारत आज वैश्विक परिदृश्य के ऊपर देखते हैं तो एक लंबी सतत साधना के बाद, हम चाहे इसकी आज़ादी के बाद से मजबूत नींव रखने से लेकर के फिर आर्थिक उदारीकरण के दौर की बात करें, आज विश्व के विकसित राष्ट्रों की तरफ तेजी से बढ़ने वाला राष्ट्र है भारत। जो पहले अविकसित था, फिर विकासशील की श्रेणी में था, लेकिन आज विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बहुत तेजी के साथ में अग्रसर है। हालांकि अभी तक लक्ष्य बहुत नज़दीक नहीं है। आय की असमानता का स्तर अभी भी बहुत व्यापक स्तर पर है, क्योंकि जो उदारीकरण के दौर में, आर्थिक उदारीकरण के दौर में जो संभावनाएं रहती है कि जो अधिक उदारीकरण के दौर में जिन लोगों के पास में संपत्ति का संग्रह ज़्यादा है, संपत्ति बढ़ने की संभावना भी उनकी ज़्यादा रहती है, लेकिन कई जगह रिसोर्सेज की भी कमी है। लेकिन कुल मिला के ये समग्र रूप से अगर हम देखते हैं तो भारत आज एक संपन्न, विकसित और एक सुदृढ़ राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। और इसका श्रेय मोदी जी के साथ साथ जितने पुराने अब तक के कार्यकाल में उन सबको सामूहिक रूप से एक साथ देना चाहूँगा कि विकास की सतत यात्रा के बाद भारत निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये शायद एक महत्वपूर्ण बात इसकी ये भी है कि भारतीय संस्कृति की ऐसी विशेषता है कि वो अपनी मूल विशेषताएं उसकी इतनी सुदृढ़ है कि उन विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति भी अक्षुण्ण है और हम आशावाद के साथ, सकारात्मक भाव के साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपको करेंगे धन्यवाद। और फिर एक बार ये भी याद करेंगे कि जिस गति से डिजिटाइजेशन या डिजिटल इकोनॉमी और ये सारे पेटीएम और क्या क्या नई नई चीज़ों को आम जो सब्जी बेचने वाले से लेकर खोमचे पे काम करने वाले सब ने जैसे अपनाया है, मुझे लगता है वो भी एक क्रांतिकारी एक चरण है जिसको लेकर भारत नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। और बातें आपके साथ होने के अवसर आएंगे गोविंद जी। ये चर्चा चुनाव से पहले एक मोटा मोटी विश्लेषण। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार।